प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों के सिलेबस समाप्त हो चुके हैं। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज मेरे पास आ रहे हैं और बहुत सारों का कह सकते हैं निवेदन भी आ रहा है कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। तो अपन परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक एक यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और उसके पैरेलल जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे मैं उनको आपके सामने सॉल्व करूँगा, है ना। ऐसा उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों की बहुत कुछ प्रॉब्लम्स जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले हम सेकेंड बुक के फर्स्ट चैप्टर को उठा रहे हैं। इलास्टिसिटी जो कह सकते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड है, अपन उसको इसमें थोड़ा सा देखने जा रहे हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपकी कोई समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर आप मुझसे जो है चर्चा करके और भी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो, ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वन वर्ड्स या फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यदि संभव हो सके तो आप इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज़ मुझे फिर बताइएगा, है ना। तो हम शुरू कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के अंतर्गत एंड इलास्टिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत। ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मेरे सामने रखे हुए हैं, मैं इनको एक एक करके सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, ये कह रहे हैं सबसे पहले स्प्रिंग इज़ मेड ऑफ स्टील एंड नॉट मेड बाय कॉपर, वाई। तो देखो, इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जो सब्सटेंस जितना ज़्यादा इलास्टिक होता है वो उतना ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स को अपने ऊपर वहन कर सकता है, सहन कर सकता है, और फोर्स को हटाते ही वो अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आ सकता है। तो स्प्रिंग हम स्टील की इसलिए बनाते हैं कि स्टील का जो यंग्स मॉडुलस है या मॉडुलस है वो कॉपर के मॉडुलस से अधिक होता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि स्टील जो है वो कॉपर के कंपेयर में ज़्यादा इलास्टिक होता है, इसलिए हम स्प्रिंग जो है वो स्टील की बनाते हैं। तो इसमें ऑप्शंस आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा ये डी वाला, स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन द रबर। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन है, ऑन कंप्रेसिंग ए रॉड ऑफ मेटल इट्स अ पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, किसी भी रॉड को कंप्रेस करने या उसको एक्सपॉन्ड करने में हमें अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ता है। वो अमाउंट ऑफ वर्क के कारण स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो फिर यहाँ आप ऑप्शंस ला सकते हो, पहला वाला कि यदि हम कंप्रेस करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो ए ऑप्शंस इसमें जो है वो आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगला, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इलास्टिक फैटी इज लिस्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको आपके नॉलेज के लिए बता दूँ कि क्वार्ट्स की इलास्टिक फैटी जो है वो कम होती है। इलास्टिक फैटी का मतलब होता है कि किसी बॉडी के ऊपर जब हम बार बार फोर्स अप्लाइड करते रहते हैं तो कुछ समय तक के लिए वो इलास्टिक प्रॉपर्टी को छोड़ देती है। बट क्वार्ट्स जो है वो ज़्यादा इलास्टिक होता है, इसलिए जो क्वार्ट्स के लिए इलास्टिक फैटी यानी तथास्था थकान जो है वो कम होगी। या यूँ कहें कि जो सब्सटेंस जितना ज़्यादा इलास्टिक होता है उसके लिए इलास्टिक फैटी उतनी ही कम होती है। तो क्वार्ट्स सबसे अच्छा इलास्टिक सब्सटेंस है, इसलिए क्वार्ट्स के लिए इलास्टिक फैटी जो है वो कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हुक्स लॉ इज डिफाइन। इनमें से हुक्स लॉ किसको डिफाइन करता है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, विद इन इलास्टिक लिमिट्स हुक्स लॉ जो होता है वो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। और जब हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और इस कांस्टेंट को अब यहाँ नाम देते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर इसको अपन नाम देते हैं कांस्टेंट, मॉडुलस कांस्टेंट है ना, इलास्टिक कांस्टेंट ई को। हालांकि ई जो रहता है दैट इज द रेशो बाय स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना हुक्स लॉ जो है वो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक कांस्टेंट को बताता है। तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, थोड़ा सा फार्मूला का अप्लाइड करते जाइएगा, आपको क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, ये कह रहे हैं टू वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ हैव देयर रेडी इन द रेशो ऑफ 1:2
subjected to the same deforming force, the ratio of elongation are produced. elongation मतलब चेंज इन लेंथ के बारे में ये पूछ रहे हैं। तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है, आप लोग अगर जानते हैं तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि यंग्स मॉडुलस जो होता है y इज इक्वल टू वो होता है एफ एल अपॉन ए एल। इसमें एफ फोर्स है, एल इनिशियल लेंथ है, ए एरिया है, और ये लेंथ जो है ये चेंज इन लेंथ है। जो इलॉग्नेशन की अपन बात कर रहे हैं वो ये एल है। अगर मैं यहाँ से एल को फाइंड करूँ तो आपको मिलेगा एफ एल अपॉन ए एल, सॉरी ए वाई। तो देखो अब ये क्या कह रहे हैं, दो वायर हैं, सेम मटेरियल के हैं, दैट मीन्स उनके लिए इलास्टिक कांस्टेंट सेम रहेगा, ठीक है। सेम लेंथ है, मतलब एल भी यहाँ पर लेंथ सेम है, और ये देखो सेम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड हो रहा है, सेम डिफॉर्मिंग फोर्स, इसका मतलब एफ भी यहाँ पर सेम है। तो आप कह सकते हो कि एल ये जो है एल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है, ठीक। मैं थोड़ा सा यहीं पर सॉल्व कर रहा हूँ। अगर हम दोनों को देखें तो L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू हो जाएगा A2 अपॉन A1। समझ गए ना, सेम मटेरियल है, सेम लेंथ है, सेम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, तो इन सबको मैंने कांस्टेंट मान लिया। तो लेंथ जो है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जा रही, चेंज इन लेंथ। दो केस बना रहा हूँ, एक केस को मैं L1 मान लूँगा तो यहाँ पर जो है A1 मान लूँगा, दूसरे केस के लिए मैं L2 मान लूँगा, यहाँ पर A2 मान लूँगा, और जब एक दूसरे को डिवाइड करूँगा तो L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू हो जाएगा A2 अपॉन A1। और चूँकि जो वायर होता है उस वायर को कुछ देर के लिए अपन ऐसा मान लेते हैं, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये सर्कल की तरह बिहेव करता है, और सर्कल का जो एरिया होता है वो सर्कल का एरिया होता है पाई R2 स्क्वायर अपॉन पाई R1 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो रेशो लिया है, ये पहली रेडियस है 1 और दूसरी रेडियस है 2, तो हम क्या करेंगे L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू R2 है 2 का स्क्वायर करेंगे, और R1 है 1 का स्क्वायर करेंगे, तो ये L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन 1, अर्थात 4:1, तो आंसर आपका आ जाएगा ए। समझ गए। ये आपको क्या करना है, आपको y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए एल से l की वैल्यू निकालना है। ये तीनों क्वांटिटी आपकी सेम है, ये तीनों क्वांटिटी, तो l को जब आप उधर ले जाओगे y इधर आ जाएगा, लेंथ एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। दो केस बना देना, ये फार्मूला आपका बन जाएगा L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1, या उससे आप फार्मूला बना सकते हो L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, और R2 है 2, R1 है 1, इनका स्क्वायर रख दो, तो पहला वाला आंसर जो है वो आपका आ जाएगा। मतलब इजीली आप इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला मैं पढ़ूँ उसके पहले थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ ताकि ज़्यादा आप लोगों को टेंशन ना रहे और अगला आप इजीली जो है वो सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो मैं अब अगला सॉल्व कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, अगली प्रॉब्लम, ठीक है। देखें आप ध्यान से। हाँ, अगला है, इफ द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, देन द यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल of the wire will be equal to, if the increase of length of wire is equal to its original length। मतलब अपन जो फार्मूला लिखते हैं ना, y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए एल, ये इनिशियल लेंथ है, ये चेंज इन लेंथ है, और ये कह रहे हैं कि इंक्रीज इन लेंथ मतलब ये स्मॉल एल इज इक्वल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, मतलब स्मॉल एल और कैपिटल एल ये दोनों बराबर हो जाए। कैपिटल एल यहाँ पर जो है ये ओरिजिनल लेंथ है और ये चेंज इन लेंथ है, तो जो चेंज इन लेंथ है वो अगर ओरिजिनल लेंथ के बराबर हो जाए तो यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर विल बी इक्वल टू, तो यंग्स मॉडुलस मतलब y जो है ये किसके बराबर हो जाएगा,
तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे तो एफ अपॉन ए बचेगा, और एफ अपॉन ए स्ट्रेस होता है, ये एफ जो है वो रीस्टोरिंग फोर्स है और ए क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो यंग्स मॉडुलस किसके बराबर हो गया, यंग्स मॉडुलस जो है वो स्ट्रेस के बराबर हो गया। एफ अपॉन ए स्ट्रेस होता है तो आंसर हो जाएगा आपका जो है वो आंसर आ जाएगा स्ट्रेस। ठीक समझ रहे हो ना बात को, ये y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए एल लिखा है अपन ने, तो इंक्रीजिंग ऑफ लेंथ और ओरिजिनल लेंथ बराबर हो गई तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ अपॉन ए बचेगा, और एफ अपॉन ए जो है वो फार्मूला होता है किसका, स्ट्रेस का, तो यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको भी इरेज कर दूं ताकि मुझे आगे लिखने में परेशानी ना हो, ये थोड़ा आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये इरेज हो जाए तो मैं आगे का लिख पाऊँगा, आप लोग उसको इजीली समझ। अगला क्या है, पढ़िए आप यहाँ से, अगला ध्यान से पढ़िए। अगला ये कह रहे हैं द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेस्ड वायर इज। तो भैया पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही आपके सामने लिखा हुआ है ना। पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, बिल्कुल सही, ये भी सही है। और अगर ध्यान से देखो तो अपन ने अभी अभी एक फार्मूला जो है वो पढ़ा था, अपन ये जानते हैं। ठीक है, हम लोगों ने अभी अभी एक फार्मूला पढ़ा था कि y इज इक्वल टू होता है, मतलब यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक, अगर मैं यहाँ से स्ट्रेस की वैल्यू निकालूँ, स्ट्रेस तो y इंटू स्ट्रेन हो जाएगा, तो इस स्ट्रेस की जगह पे y मतलब यंग्स मॉडुलस और ये स्ट्रेन डबल हो जाएगी, तो ये भी फार्मूला सही है, 1/2 यंग्स मॉडुलस एंड ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, और देखते हैं इसमें, और यहाँ देखो 1/2 स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अगर 1 मिनट के लिए यहाँ से मैं स्ट्रेन की वैल्यू निकालूँ, अगर मैं यहाँ से स्ट्रेन की वैल्यू निकालूँगा तो स्ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेस बाय वाई, और मैं इस यहाँ पे स्ट्रेन की जगह अगर इसको लिख दूँ तो ये वाला स्ट्रेस और ये वाला स्ट्रेस का स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में वाई आ जाएगा। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शंस भी आपका जो है वो ये वाला ऑप्शंस भी सही है। इसका मतलब यहाँ आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, है ना, सारे के सारे इसमें स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका फाइनल आंसर बनेगा ऑल ऑफ दिस। ये ध्यान रखें, ये वर्क डन टू स्ट्रेचिंग ए वायर या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वायर की पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। पर यूनिट वॉल्यूम की है, इसलिए इसमें वॉल्यूम का मल्टीपल नहीं है, अदरवाइज वॉल्यूम भी होगा तो फिर यहाँ आपको वॉल्यूम का भी मल्टीपल करना पड़ेगा, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव द यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन जो है वो फोर्स की यूनिट है और पर मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया की यूनिट है। दैट मीन्स फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया होता है स्ट्रेस, तो ये स्ट्रेस की यूनिट है। ठीक है, सिमिलरली द फार्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस, तो भैया यंग्स मॉडुलस का फार्मूला अभी अपन ने लिखा था y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए एल, और a को जो है वो अपन लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, तो ये फार्मूला कैसा हो जाएगा, y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। अब ये ढूंढो कहाँ पर है, तो मेरे हिसाब से f की जगह mg लिख दोगे आप, f की जगह हो जाएगा mg/l और नीचे ये सेम आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एल, तो mg/l पाई आर स्क्वायर एल पहला वाला ही फार्मूला यंग्स मॉडुलस का आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी तार को इस प्रकार से आप लटकाते हो तो उस पर जो वेट अप्लाइड करते हो वो F इज इक्वल टू होता है mg। ठीक है, और ये वाला एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ये इसकी इनिशियल लेंथ है कैपिटल L, और फोर्स अप्लाइड करने की इसकी लेंथ में जो चेंज होता है वो स्मॉल l है, तो ये फार्मूला आपका हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और थोड़ा इरेज कर दूं ताकि अगला अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत विशेष ना हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट
नेक्स्ट है विच ऑफ द पॉसिबल प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशो। भैया ध्यान रखना, जो पॉइसन रेशो होता है उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू होती है -1 से लेकर के 0.5 तक, है ना। -1 to 1/2 एंड 0.5, ठीक है। तो यहाँ प्रैक्टिकल वैल्यू कौन सी, देखो -5 होती नहीं है, ये आएगा नहीं, 0 होती नहीं है, ये आएगा नहीं, मोर देन 0.5 नहीं, क्योंकि 0.5 तक ही होती है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका प्रैक्टिकल वैल्यू पॉसिबल है 0.4। ध्यान रखना 0.1 से लेकर के 1/2 या 0.5 तक जो भी वैल्यू आएगी वो प्रैक्टिकल वैल्यू पॉइसन रेशो की होती है। पॉइसन रेशो समझते हो ना, द रेशो ऑफ लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब जैसे आपके हाथ में बलून है, बलून को अगर आप ऐसा खींचते हो तो उसकी लेंथ में तो चेंज होगा, दैट मीन्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगी। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ, और उसका डायमीटर जो है वो कम होगा, तो चेंज इन डायमीटर बाय इनिशियल डायमीटर दैट इज ए लेटरल स्ट्रेन। सो द रेशो ऑफ लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दैट इज कॉल्ड पॉइसन रेशो। तो वो पॉइसन रेशो की जो वैल्यू होती है वो -1 से लेकर के 0.5 तक की होती है। तो इसमें से आंसर ढूंढ लेना। विच मटेरियल इज मोर इलास्टिक, तो भैया इसमें जो सबसे ज़्यादा इलास्टिक है वो है स्टील, क्योंकि स्टील का यंग मॉड्यूलस जो है वो इन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए आप यहाँ आंसर लगा दोगे स्टील इज मोर इलास्टिक देन द रबर। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको फिर इरेज कर लूँ ताकि आगे जो क्वेश्चंस आपके दिए हैं मैं उनको थोड़ा सा सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, देख लीजिएगा आप थोड़ा ध्यान से, ये सॉल्व हो जाए तो इजीली हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, वो आपको थोड़ा सा देगा। अब इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। आप फिल इन द ब्लैंक्स को थोड़ा सा देखें। फिल इन द ब्लैंक्स सबसे पहले क्या कह रहा है, अपन उसकी ओर चलते हैं, पढ़िए। ऑन अप्लाइंग डिफार्मिंग फोर्स ऑन प्लास्टिक बॉडीज चेंज इन प्रोड्यूस इन द देम। जब प्लास्टिक बॉडी के ऊपर डिफार्मिंग फोर्स अप्लाइड किया जाता है तो प्लास्टिक बॉडी में परमानेंटली डिफॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ आप लिखोगे परमानेंट, ठीक है, एक आ जाएगा परमानेंट, परमानेंट, ठीक है, यहाँ आ जाएगा परमानेंट, है ना। डिफॉर्मिंग फोर्स, इलास्टिक बॉडी क्या होती है, जिन पे फोर्स अप्लाइड करते हैं तो वो डिफॉर्म हो जाती है, और फोर्स हटाते हैं तो इनिशियल पोजीशन में आ जाती है, तो उसका जो चेंज होता है वो टेम्परेरी होता है। बट प्लास्टिक बॉडी में जो चेंज आता है डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड करने पर वो परमानेंट होता है। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट इज, इलास्टिक कांस्टेंट को अभी अभी मैंने आपको बताया, ई इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन जो होती है वो डायमेंशन लेस होती है, स्ट्रेस जो होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, और फोर्स को मेजर करते हैं हम न्यूटन में और एरिया को मेजर करते हैं हम मीटर स्क्वायर में। तो इलास्टिक कांस्टेंट मतलब कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेस इवन देन प्रेशर का फार्मूला एक ही होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब तीसरा वाला देखो, यंग्स मॉडुलस एग्जिस्ट ओनली इन ए। ध्यान रखना है यंग्स मॉडुलस जो है वो सॉलिड मटेरियल में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इज ए नेग्लेजिबल फॉर क्वार्ट्स। हाँ, यहाँ आप इसमें बहुत सारी बातें लिख सकते हो। इन्होंने क्वार्ट्स में इलास्टिक फैटी जो है वो नेग्लेजिबल होती है, या क्वार्ट्स में जो स्ट्रेन होती है वो नेग्लेजिबल क्रिएट होती है। क्वार्ट्स जो है जनरली देखा जाए तो क्वार्ट्स में अपन एक बात और कह सकते हैं कि जब क्वार्ट्स के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड किया जाता है तो वो डिफॉर्म हो जाता है, फोर्स हटाते हैं तो वापस अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाता है। तो यहाँ आप एक चीज़ और लिख सकते हो कि जो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट होता है, मतलब जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाइड किया जाता है तो बॉडी डिफॉर्म हो जाती है, और जब फोर्स को हटाया जाता है तो बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाती है। जो टाइम उसको इनिशियल पोजीशन में आने में लगता है उसको हम इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। चूंकि क्वार्ट्स जल्दी अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाता है इसलिए इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट जो है वो नेग्लेजिबल होता है क्वार्ट्स के लिए। तो यहाँ लिख दो आप इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, या यूँ कहें कि जो चेंज होता है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है क्वार्ट्स में। तो आप वैसे ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ लिखना
कि क्वार्ट्स में इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल होता है। नेक्स्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ बुल्क मॉडल इज नाउन एज, भैया बुल्क मॉडल के रेसिप्रोकल को मतलब 1/k को अपन कहते हैं बुल्क मॉडल, और 1/, को इसका रेसिप्रोकल होता है और ये कहलाता है कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी, द रेसिप्रोकल ऑफ बुल्क मॉडल, इसके इन्वर्स को, बुल्क मॉडल के इन्वर्स को कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ कंप्रेसिबिलिटी आप लिख सकते हो। ठीक है, रबर इज, देखो स्टील इज मोर इलास्टिक देन द रबर होता है, यहाँ वो पूछ रहे हैं कि रबर इज, तो यहाँ लिख दो लेस इलास्टिक, लेस। रबर जो होता है वो स्टील से कम इलास्टिक होता है। द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ लिक्विड इज 0, रिजिडिटी वो सॉलिड मटेरियल में काम करती है, लिक्विड के लिए सब 0 होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हेन ए वायर इज स्ट्रेट बिहाइंड द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी देन द वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेन इज रैपिडली, देन द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इज रैपिडली इंक्रीज। भैया जब किसी बॉडी के ऊपर इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा अगर आप फोर्स अप्लाइड कर देते हो तो उसमें परमानेंटली चेंज देखने को मिलता है, अर्थात उसमें जो स्ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ आ जाएगा द वायर ऑफ स्ट्रेचिंग बियॉन्ड द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी देन द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इंक्रीज रैपिडली, यहाँ लिख दो आप इंक्रीज। इलास्टिक लिमिट के बाहर यदि आप फोर्स अप्लाइड करेंगे तो इसमें जो स्ट्रेन होगी वो रैपिडली इंक्रीज होगी। ठीक है, अगला है इलास्टिसिटी इज इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटेंस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ लिख दो इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीज, टेम्परेचर को इंक्रीज करने के साथ साथ मेटल सब्सटेंस की जो इलास्टिसिटी है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी बता दिया। अगर इसमें कोई आपको दिक्कत हो तो वो भी आप जो है वो पूछ सकते हैं। और इस चैप्टर में जनरली आपको छोटे क्वेश्चन तैयार करना है, ये ध्यान रखना है इस चैप्टर में, क्योंकि इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा, छोटा क्वेश्चन ही इसमें आएगा। तो इन क्वेश्चंस के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अगला ट्रू एंड फॉल्स आपको दिख रहा है, तो ट्रू और फॉल्स को अपन देख लेते हैं एक बार। ठीक है ना, ट्रू और फॉल्स को एक बार अपन देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं ये। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन वायर इज 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। अब देखो ध्यान से, यहाँ ये फार्मूला मैंने यहाँ पर राइट बताया था, यहाँ राइट बताया था, ध्यान से देख लो आप, मैंने इस फार्मूले को राइट बताया था, ये 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। बट यहाँ पे तुम इसको फॉल्स लिखोगे, फार्मूला सही लिखा हुआ है दोनों तरफ, लेकिन यहाँ इसको फॉल्स लिखोगे। क्यों फॉल्स लिखोगे? क्योंकि यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम की बात की गई है, पर यूनिट वॉल्यूम। अगर यहाँ पे अगर पर यूनिट वॉल्यूम उसमें नहीं लिखा है तो इसके साथ गुणा में लिखा जाना चाहिए था वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वायर। चूंकि यहाँ नहीं लिखा है इसलिए ये फॉल्स है। अगर यहाँ ऐसा लिखा होता है द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, स्ट्रेचिंग वायर, तो ये आंसर आपका सही होता। लेकिन चूंकि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम, इसलिए ये वाला आंसर आपका फॉल्स हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ये पूरा आंसर आपका फॉल्स हो जाएगा। ओके, समझ गए मेरी बात को? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए इधर आ जाइए, ये दूसरे नंबर वाला, स्टील इज मोर इलास्टिक देन द रबर। बिल्कुल सही, हम लोग इसको प्रूव भी कर चुके हैं और इसको 3 नंबर के लिए तैयार भी करना है जो हमने आपको करवाया था। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, स्टील जो है वो ज़्यादा इलास्टिक है रबर से। ठीक, नेक्स्ट, यंग्स मॉडुलस इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। नहीं भैया, टेम्परेचर को बढ़ाने पर यंग्स मॉडुलस जो है वो डिक्रीज होता है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ इनेवार डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। इनेवार एक अलॉय है और जो अलॉय की इलास्टिसिटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, इसलिए यहाँ आ जाएगा ट्रू। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अलॉय का जो इलास्टिसिटी होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। द यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस सेम एज दैट ऑफ स्ट्रेस। भैया मैंने अभी अभी आपको बताया है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, जबकि यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस है, स्ट्रेस
जो है उसका फार्मूला है F अपॉन A, और F को मेजर करते हैं न्यूटन में, एरिया को मेजर करते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिक कोई सा भी हो, तीनों में से जो है कह सकते हैं कि इनका फार्मूला F अपॉन ए ही रहेगा, स्ट्रेस ही रहेगा, और स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यंग्स मॉडुलस की भी रहेगी और स्ट्रेस की भी रहेगी, तो आप इसको कर दोगे ट्रू। ठीक है। छठा क्या कह रहा है, ऑन अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन इलास्टिक बॉडीज परमानेंट चेंज आर प्रोड्यूस इन दैम। ऑन अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स ऑफ इलास्टिक बॉडी, इलास्टिक बॉडी में परमानेंट चेंज नहीं होता, प्लास्टिक बॉडी में परमानेंट चेंज होता है। इलास्टिक बॉडी में तो टेम्परेरी चेंज होता है। तो अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड करते हो तो इनमें परमानेंट चेंज ना आते हुए टेम्परेरी चेंज आएगा, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, इलास्टिक बॉडी में परमानेंट चेंज नहीं आता। इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लास्टिक रीजन इज वाइड फॉर ब्रिटल सब्सटेंस। नहीं, प्लास्टिक रीजन पहले आ जा। जब आप स्ट्रेन ग्राफ खींचते हो तो पहले प्रोपोर्शनल लिमिट आती है, फिर प्लास्टिक लिमिट आती है, उसके बाद इल्ड लिमिट आती है, फिर ब्रोकन लिमिट आती है। तो ऑब्वियसली ये जो है प्लास्टिक रीजन ज़्यादा वाइड नहीं होता, बल्कि ब्रिटल रीजन ज़्यादा वाइड होता है। ये क्या कह रहे हैं स्टैटिस्टिक ग्राफ, प्लास्टिक रीजन इज वाइड फॉर ब्रिटल रीजन। तो यहाँ लिख दो आप इसको फॉल्स, क्योंकि पहले आ जाता है प्लास्टिक रीजन, ब्रिटल रीजन बाद में आता है। When a wire clamped between two rigid supports cools, the force of in F is equal to Y, यंग्स मॉडुलस A एरिया, अल्फा यहाँ लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके यहाँ पे लिखता हूँ। देखो थोड़ा सा आप ध्यान से देखना, फिर मैं बाद में इरेज कर दूंगा। y इज इक्वल टू होता है एफ एल अपॉन ए एल। ओके, तो मैं यहाँ से f की वैल्यू अगर निकालता हूँ f की, तो इसका मल्टीपल इधर हो जाएगा, हो जाएगा y ए एल अपॉन एल। ठीक है, ये मैंने यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकाल ली। इसको इक्वेशन 1 मिनट के लिए 1 दे दीजिएगा। अब आप आ जाइए कहाँ, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में। हमने अल्फा इज इक्वल टू निकाला है चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ, ठीक है, इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से एल अपॉन एल की वैल्यू निकालो, तो ये हो जाएगा अल्फा डेल टी, और यहाँ पे रख दो, यहाँ पे एल बाय एल की जगह पे, तो ये एफ इज इक्वल टू हो जाएगा वाई ए अल्फा डेल टी या टी। ठीक है, ये वाला फार्मूला बिल्कुल सही आ रहा है। ये रिलेशन है किसके किसके बीच में, चाहो तो यंग्स मॉडुलस और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन अल्फा की बात कर लो, चाहो तो फोर्स और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन की बात कर लो, तो ये आपका ट्रू आ जाएगा। ठीक है, समझ लो दो इक्वेशंस को मैंने कंपेयर किया हुआ है यहाँ पर। एक तो मैंने कंपेयर किया है आपका यंग्स मॉडुलस से, वो कैलकुलेट करवाया है क्या, यंग्स मॉडुलस से मैंने आपका फोर्स कैलकुलेट करवा लिया, और फिर कोफिशिएंट ऑफ, ये मैंने वहाँ ऐसा पढ़ाया हुआ है आपको, अगर आपको ध्यान हो, है ना, टेंशन ना पालें। चेंज इन लेंथ को वहाँ पे मैंने डेल एल बाय एल लिखा हुआ है, तो ये डेल एल को मैंने यहाँ इनिशियल लेंथ, यहाँ चेंज इन लेंथ को छोटे एल से बताया हुआ है, बात एक ही है। तो ये ध्यान रखना, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन और फोर्स के बीच में ये रिलेशन है, ये ट्रू है। ठीक, द पाइसन रेशो ऑफ मटेरियल कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि पाइसन रेशो की जो वैल्यू होती है वो -1 से लेकर के +12 तक के लिए होती है, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू नेगेटिव रहती है। ठीक, ये मैंने आपको ट्रू एंड फॉल्स बता दिए। ट्रू एंड फॉल्स बताने के बाद थोड़ा सा इरेक्स कर देता हूँ, फिर अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे बताना, अदरवाइज़ मैं ये पेयर को, आपकी जो ये पेयर्स हैं इनको इक्वल करके मैं 1 वर्ड्स आपके, क्योंकि बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं 1 वर्ड्स, यदि आपको आवश्यकता हो तो मुझे बताना, अदरवाइज़ मैं 1 वर्ड्स अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है,
अब आप लोग आ जाइए यहाँ पर, आप ये मैच द पेयर बनाइए। इलास्टिक बॉडी तो आप यहाँ लिख दो 1, क्योंकि स्टील जो है वो मोर इलास्टिक है, तो इलास्टिक बॉडी हो गई स्टील। प्लास्टिक बॉडी वेट के लिए गीली मिट्टी, यहाँ आप लिख दो 2। बिटल सब्सटेंस जो है वो ग्लास है, यहाँ आप लिख दो 3। इलास्टोमर जो है वो रबर है, रबर इलास्टोमर उनको कहते हैं जिन पर थोड़ा सा फोर्स अप्लाइड करने पर उनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ क्रिएट होती है। और इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्वार्ट्ज के लिए बहुत कम होता है। तो ये आपकी पेयर बन गई। ठीक है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन अब आपके सिलेबस में है नहीं, तो ये मैं कराना नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता। ठीक है, बाकी 1 वर्ड्स की अगर आपको ज़रूरत पड़े तो मेरे पास ये 40 1 वर्ड्स हैं। यदि आप चाहें कि मैं इनको भी एक्सप्लेन करूं तो मुझे कल आप लोग बताना, है ना, कि सर इनको एक्सप्लेन करना है, तो मैं अलग से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज़ अभी जो है इस चैप्टर से आप इतने ही ऑब्जेक्टिव कीजिए, इनके पैरेलल ऑब्जेक्टिव देखिए। फिर कभी कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको फिर से 1 वर्ड्स एक्सप्लेन कर दूंगा, या आप कोई मेरे पास ऑब्जेक्टिव भेजते हो तो मैं उनको सॉल्व करके वीडियो बना के आप तक पहुंचा दूंगा, है ना। तब तक आप इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा, है ना। गुड नाइट, सब्बा खैर।